जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण और कुछ प्रश्न मैथ के होंगे। तो जो भी साथी इस बार बिहार पुलिस में फॉर्म भरने वाले हैं, आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, रात के 8 बज चुके हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार है, जिसमें पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 टाइप है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। तो पहला सर्वनाम आपका पुरुषवाचक, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है कौन सा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, तो जो शब्द प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रश्न के लिए है। तो कोई, आप, यह या फिर कौन। तो बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कौन क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे आप सभी पूछते हैं कौन है, वहाँ कौन है, कौन क्या है, ये सभी जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, आपका ये क्या जो है ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी बोला जाता है और निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये आपका हो जाएगा या। और जब आपका हिंदी क्लास कराएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा सर्वनाम बता देंगे कौन सा सर्वनाम कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। एक सर्वनाम आप लोग याद रखिएगा जो कि अक्सर बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है, आप कौन सा सर्वनाम है। तो याद रखिएगा ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, इसको अभी याद कर लीजिए, आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, जगदीश में कौन सी संधि है। अब देखिए, स्वर संधि होता है और एक व्यंजन संधि। स्वर संधि में भी कई प्रकार है, जैसे आपका वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यन संधि। इसके लिए भी ट्रिक है, इसके बारे में जब क्लास में हिंदी क्लास आपका स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, और जिन्होंने देखिए अभी तक बिहार पुलिस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर सीमित समय के लिए है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगा यूट्यूब पर, शाम 7:30 बजे साइंस की क्लास, रात 8 बजे मिक्स प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट नोट्स दिया जाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 लाइनर जीके मिल जाएगा, डेली क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ में, और सबसे इंपॉर्टेंट पिछले 14 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में। तो फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस वर्ल्ड MCQ। ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कोर्स को परचेज कर लेना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज कर देना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत प्लस ईश, और ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब व्यंजन संधि कैसे है वो आपको कोर्स में बताएंगे। ठीक है, जब हिंदी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आगे मैथ के भी क्वेश्चन है, जीके, साइंस सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सार्थक खंड वाले शब्द जो है वो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है।
देखिए संज्ञा की बात करें तो इसके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और लास्ट में भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? तो जिससे या जिस शब्द से या फिर जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मांडवी जो है, ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम हिमालय। अब बताइए पूरे संसार में हिमालय एक है या फिर 2 है? तो आप कहेंगे 1। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो पूरे विश्व में एक है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं भारत। बताइए भारत क्या है, व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है? तो आप कहेंगे भारत सिर्फ एक है तो ये व्यक्तिवाचक है। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं देश, बताइए व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक? तो आप कहेंगे जातिवाचक। क्यों? क्योंकि देश जो है बहुत सारे देश है, अमेरिका, चाइना, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी क्या है, देश है। तो जिसमें एक से अधिक आए वहाँ पर आपको जातिवाचक करना है, और जहाँ पर एक आए वहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक करना है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं लड़का। अब लड़का लिखने से होता क्या है, संपूर्ण लड़का जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है, किसी प्रॉपर लड़का का नाम नहीं है, इसलिए जातिवाचक है। लेकिन अगर हम लड़का का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए रोशन, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7500 भाग 42 गुना 13 का स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7500 में भाग देना है 42 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 7500 भाग 42 और गुना क्या करना है, 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, 30,180 लगभग में आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का पूछा हुआ है। एक परीक्षा में सुमित को 850 में से 628 अंक मिले हैं, तो परीक्षा में उसका लगभग प्रतिशत क्या है? तो देखिए प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, जो कुल अंक होता है उसको नीचे लिखा जाता है और जो अंक प्राप्त हुआ उसको ऊपर। तो सुमित को 850 में से 628 मिला, यानी टोटल 850 का है और इसमें 628 इसको प्राप्त हुआ, और 100 से गुना कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए, ये आपका आंसर है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका लगभग 74% आएगा। आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो इसका आंसर है कांस्य का, ठीक है। इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है। अच्छा, लोहा का प्रयोग किस में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग हुआ था। चलिए क्वेश्चन 9, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, और ये पूछा जा रहा है किस 2 नदी के बीच में स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 10, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद ये आपका भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घनानंद को, ठीक है। नंद वंश का आखिरी शासक था घनानंद, इसी की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? इसका आंसर है औरंगजेब, ठीक है। रुहेलखंड जो है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था?
देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, हमने बताया था आपको पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शाह आलम जो है मराठा के संरक्षण में आया था। कौन? शाह आलम। क्वेश्चन नंबर 14, 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ने ही आपको याद होगा सहायक संधि को लागू किया था। अगर पूछे सहायक संधि को लागू किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लेकिन फ्रांसीसियों में सहायक संधि को सबसे पहले किसने लाया था? तो डुप्ले। ये फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, इसी ने सहायक संधि को लाया था। आगे देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। औरंगाबाद हो जाएगा। कहाँ पर? औरंगाबाद। महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, जिसका औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है संभाजी नगर। तो यहीं पर है अजंता और एलोरा की गुफा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगकोंड चोलपुरम रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वारन हेस्टिंग है, डलहौजी है, वेलेस्ली है और कॉर्नवालिस है। तो सबसे पहले इसमें से कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए वारन हेस्टिंग्स की बात करें तो इसका कार्यकाल है 1772 से लेकर 1785 तक। डलहौजी की बात करें तो इसका कार्यकाल है आपका 1848 से 56, ये डलहौजी का है। वेलेस्ली की बात करें तो इसका आपका 1798 से 1805 और लॉर्ड कॉर्नवालिस ये आपका हो जाएगा आपका 1786 से ये शायद 93। जी बिल्कुल 1786 से 93। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपका वारन हेस्टिंग, ठीक है, 1772 से 85 यानी पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका कॉर्नवालिस देखिए 4 नंबर पे है, 1 के बाद 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वेलेस्ली यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर, 1 4 3, केवल सी ऑप्शन में दिया हुआ 1 4 3, लास्ट में 2। चलिए क्वेश्चन 18, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? और देखिए जितने भी गवर्नर है, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय है, कार्यकाल को याद कर लीजिएगा। ये आपको लुसेंट में मिल जाएगा या फिर जो कोर्स में इंपॉर्टेंट नोट्स का सेक्शन है वहाँ पर भी डाल देंगे बना के। तो 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। क्वेश्चन 19, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के विरोध में। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है और इस यंत्र का नाम क्या है जिससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ। क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन को सिरेको बोला जाता है, सिराको। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन 22, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम है। कौन सा? कुडनकुलम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, कुडनकुलम। और ये किस राज्य में है? तो राज्य का नाम पूछा जाता है तमिलनाडु।
ये तमिलनाडु में है। रावत भाटा कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। कल्पक्कम कहाँ पर है, ये कल्पक्कम ये आपका तमिलनाडु में, ये भी हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तारापुर जो है ये भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। आंसर हो जाए गंगा। गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है। क्वेश्चन 24, 9 डिग्री चैनल स्थित है। तो 9 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल दोनों याद रखना है। 9 डिग्री चैनल जो है ये स्थित है कहाँ पर आपको बताना है, तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। और 9 डिग्री चैनल जो है किसके किसके मध्य है, तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में। तो ऑप्शन में लक्षद्वीप दिया है, साथ में आपको याद रखना है मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल पूछे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में अवस्थित है। आप लोग लिख लीजिए 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। क्वेश्चन 25, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष बिल्कुल सही है। देश का नागरिक हो ये भी सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो ये भी सही है। पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ये आपका नहीं आता है, उम्मीदवार के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। चलिए क्वेश्चन 26, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ये क्वेश्चन हम कई बार क्लास में भी बता चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में अभी भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, संजीव खन्ना, याद रखिएगा संजीव खन्ना। इससे पहले कौन था, DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन 27, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। यानी कि भारत में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग कर देता है या फिर महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाता है, तो जो पद खाली होगा इसको भरने की समय क्या है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 माह, 6 महीना, ठीक है। क्वेश्चन 31, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है। देखिए आकस्मिक निधि के बारे में आर्टिकल 267 में बताया गया है, ये हमने आपको बताया था। और एक है संचित निधि। आप लोग नोट्स अगर बनाते हैं तो दोनों को लिख लीजिए। संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 266। और आकस्मिक निधि का प्रावधान आर्टिकल 267 में है। इसका आंसर हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय करता है राष्ट्र। क्वेश्चन 29, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से इसका आंसर कीजिए। तो कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को बोला जाता है हरिकेन। क्या बोला जाता है, हरिकेन, ठीक है। चलिए और टाइफून की बात करें, ये प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली ये आपका तूफान है टाइफून। क्वेश्चन 30, फेरल का नियम किससे संबंधित है। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन 12th लेवल पर है, लेकिन बिहार पुलिस का जो अभी सिलेबस किया गया है 10th लेवल पर किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा और 10th बेसिस पर आएगा, जो भी 12th का क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। तो फेरल का नियम जो है ये आपका संबंधित किससे है, तो ये आपका वायु संचार से। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है इसको अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अमेरिका देश के संविधान से। और कौन क्या यानी कि क्या चीज़ कहाँ से किस देश के संविधान से लिया गया है इसके बारे में भी डिटेल में बता देंगे। जैसे आपका मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, ये सब आपको करा देंगे, ठीक है। नोट्स भी वहाँ मिल जाएगा आपको कोर्स में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है।
देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लूसेंट को निकालना है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में ही नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और भाग पूछे तो भाग 4 में इसके बारे में बताया गया है। तो पर्यावरण का संरक्षण ये बिल्कुल है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये भी दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण ये भी सही है। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करना ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, इसी एक्ट में किया गया था। और एक है मार्ले मिंटो जो 1909 में आया था, ठीक है, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। ये 1909 का जो मार्ले मिंटो था। और ये जो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन 34, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो 26 नवंबर को पूर्ण किया था। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछा जाता है 9 दिसंबर को 1946 को हुआ था, ठीक है। और आखिरी बैठक जो है इसे याद कर लीजिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 35, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो देखिए भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है एक न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है, एक न्यायिक सलाहकार। और आर्टिकल 76 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसको महान्यायवादी भी बोला जाता है। महान्यायवादी इसके बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी की बात करें तो ये किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी कि राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग बताइए कि आपने 35 में से कितना स्कोर किया, ठीक है। और नंबर फिर से लिखा देते हैं 9631887058। कोर्स के बारे में जानकारी के लिए इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं।